खैर वो मोदी जी अंग्रेजी पढ़ नहीं पाते तो उनको नहीं मालूम, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है बीजेपी में कि ये पढ़िए आप, नेहरू का है तो उसको दूसरे दिन बर्खास्त किया जाएगा पार्टी से और तीसरे दिन वो लापता हो सकता है। तो ये सारी चीजें होने की वजह से उनको कोई कहता नहीं कि ये पढ़िए, और पढ़ना वगैरह तो आरएसएस में मना ही है। और गांधी जी हिंदू थे लेकिन हिंदूवादी नहीं थे। आपने गांधी जी के जीवन में, मैं आपको चैलेंज देता हूं, एक ऐसी तस्वीर दिखाइए कि भगवान की मूर्ति के सामने बैठ के वो पूजा कर रहे हैं। तो गांधी जी अलग ही व्यक्ति थे। तो गांधी जी के साथ ही गांधीवाद का खत्म होना स्वाभाविक था। भारत में जब भी गैर कांग्रेसवाद की एक बयार चलती है, हवा चलती है, वो हमेशा आरएसएस को मजबूत करके, आरएसएस को सत्ता में स्थापित करके ही शांत होती है। और वो सारे पुराने खिलाड़ी गैर कांग्रेसवाद के, वो हर बार थोड़े थोड़े अंतराल में उसी खेमे के साथ खड़े होते हैं। और फिर उसके बाद जब आरएसएस की सत्ता स्थापित हो जाती है तो फिर वो कांग्रेस को बहुत अच्छा समझने लगते हैं, बताने लगते हैं और कांग्रेस के साथ मिल करके विपक्ष बनाते हैं। ये किस तरह का कन्फ्यूजन है गैर कांग्रेसवादियों का, खासकर सोशलिस्टों का? क्या लगता है आपको? आप नेहरू साहब के ज़माने से देखिए या प्री कांग्रेस, प्री इंडिपेंडेंस के ज़माने से भी हम देखें तो बहुत सारी ऐसी प्रक्रियाएं थी जिसमें इन्होंने साथ नहीं दिया था, उस समय आज़ादी की लड़ाई में भी। तो ये बुनियादी उनका डीएनए क्या है? देखिए शिवाजी की ये गैर कांग्रेसवाद का जो जन्म हुआ, वो मुझे लगता है कि उसका निर्माण जो है वो ठोस रूप से गांधी जी की हत्या के बाद हुआ। क्योंकि जिस दिन गांधी जी की हत्या हुई उसी दिन उन्होंने राम मनोहर लोहिया जी को बात करने के लिए बुलाया था। वो बात ना हो सकी। इतिहास में ये दर्ज है कि वो बात नहीं हो सकी। और समाजवादी जो लोग हैं वो कांग्रेस के खेमे में ही थे आजादी के आंदोलन में। और खुद नेहरू भी अपने आप को समाजवादी ही मानते थे, और जहां तक सुभाष बाबू है वो भी अपने आप को समाजवादी मानते थे। हालांकि समाजवाद की अपनी अपनी परिभाषा थी। जैसे कि भगत सिंह समाजवादी मानते थे लेकिन वो लेनिन वाले थे, यानी वो कम्युनिस्ट पूरी तरह से थे। अपने यहाँ के जो समाजवादी पार्टी, यानी जो आज की नहीं, मैं यादव फैमिली की समाजवादी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, जो सोशलिस्ट मूवमेंट खड़ी हुई जिसमें कर्पूरी ठाकुर जी से लेके जॉर्ज फर्नांडिस साहब से लेके जो राम मनोहर लोहिया जिनकी बात की हमने वो थे, मधु लिमये थे, लालू जी थे, नीतीश थे, सब लोग थे। तो ये जो मूवमेंट है उसकी अगर हम बात करें तो ये मूवमेंट की शुरुआत गांधी जी की हत्या के बाद, फिर संविधान की रचना हुई, फिर संविधान का अमल हुआ, फिर संविधान इस देश में लागू हुआ, फिर 2 साल बाद इलेक्शंस हुए और इलेक्शंस पहली बार समाजवादियों ने अलग से लड़ा नेहरू जी के खिलाफ। तब से ये गैर कांग्रेसवाद का एक अलग ही, क्योंकि क्या होता था कि जब तक नेहरू जी थे और बाद में फिर इंदिरा जी के साथ भी यही हुआ, बीच में शास्त्री जी का बहुत छोटा कार्यकाल था लेकिन उनके करिश्मा भी तो अपना था उनका भी। तो ये जो था, तो इनका बड़ा कार्यकाल जो रहा उसमें उनके उनका करिश्मा, उनका नेतृत्व और उनकी जो हिम्मत, साहस और देश प्रेम था वो उसका कोई सबूत देने की जरूरत नहीं है। वो सारी इतिहास के हर पन्ने पे दर्ज है। खैर वो मोदी जी अंग्रेजी पढ़ नहीं पाते तो उनको नहीं मालूम, लेकिन अगर अंग्रेजी ओरिजिनल उनकी लेटर्स पढ़ पाएंगे तो उसमें उनको मिल जाएगा। जो हिंदी संस्करण है अब उसके, वो अगर उनको पढ़ने के लिए कोई ले जाकर, किसी की हिम्मत नहीं है बीजेपी में कि ये पढ़िए आप, नेहरू का है तो उसको दूसरे दिन बर्खास्त किया जाएगा पार्टी से और तीसरे दिन वो लापता हो सकता है। तो ये सारी चीजें होने की वजह से उनको कोई कहता नहीं कि ये पढ़िए, और पढ़ना वगैरह तो आरएसएस में मना ही है। तो अलग मातृ संगठन की तरफ से भी पढ़ने के लिए उनकी बाधाएं बहुत सारी है। लेकिन नेहरू जी ने जब जो भी काम किया था, उन्होंने जो खत लिखे हैं उसमें सब कुछ है। आप देखिए उनका हर किसी के साथ एक लेटर राइटिंग का एक अपनी किताब है। सुभाष बाबू के साथ, वल्लभ भाई पटेल से, और उनके मतभेद भी जिनके साथ थे, डॉक्टर बी आर आम्बेडकर, उनके साथ भी उन्होंने काम किया। और उन्होंने भी, यानी डॉक्टर आम्बेडकर साहब ने भी नेहरू जी के साथ काम किया है। और ये तमाम लोग जो थे कांग्रेसी, उनके सपने में एक ही बात थी जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने इसको एक्चुअली अमली जामा पहनाया। जो बात थी कि एक भारत एक मॉडर्न रिपब्लिक बने जिसका साइंटिफिक टेम्परामेंट हो,
इस देश को धर्महीन करना नहीं था उन्हें, लेकिन धर्म आपके घर में हो, आपकी जाति, आपके धर्म आपके घर में हो। लेकिन हुआ यूं कि करिश्मेटिक जब नेता कोई होता है तो जो ऑपोजिशन में जो होते हैं, जैसे कि सोशलिस्ट थे तब, क्योंकि जनसंघ की तो छोटा सा दिया था, यानी एक्चुअली उनका चुनाव चिन्ह भी वही था तो उनका दिया भी छोटा था और उसमें बाती भी छोटी थी। तो वो इतनी छोटी थी कि 85 में उनके 2 ही सीट आए थे तो बीजेपी बनने के बाद। तो ये सारी चीजें, सारे अपने कंधे पे जो विरोध है कांग्रेस का, घोर विरोध, वो एक तरफ कम्युनिस्ट और दूसरी तरफ सोशलिस्ट, दोनों लेके चल रहे थे। कम्युनिस्टों के पास अपनी आइडियोलॉजी थी, तब सोवियत यूनियन था और कम्युनिस्टों की अपनी एक आइडियोलॉजी थी। कम्युनिस्ट अपनी आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे और वो कहते थे कि नेहरू की सरकार ये मुट्ठी भर जो कैपिटलिस्ट है उनकी सरकार है। ये कम्युनिस्टों की एक सीधी थियरी थी, उस पर वो ज्यादा सोचते नहीं थे, ज्यादा डिटेल में जानना नहीं चाहिए। बस कम्युनिस्ट ये मानते थे कि ये सारे कैपिटलिस्ट लोगों को साथ में लेके, राइट विंगर को लेके। तो कम्युनिस्ट ने, आज आप देखिए कितनी बड़ी विडंबना है, कम्युनिस्ट उस जमाने में एक डांगे छोड़कर सारे कम्युनिस्ट नेहरू को राइट विंगर मानते थे, कैपिटलिस्टों का नेता मानते थे। जबकि रतन अपने जेआरडी टाटा और नेहरू जी ने साथ में काम किया है। टीआईएफआर जो है मुंबई में, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, मैं अभी गया था वहां भाषण देने के लिए, तो वहां होमी भाभा, जेआरडी टाटा और नेहरू, ये 3 लोगों का योगदान रहा है। जबकि नेहरू और टाटा में, जेआरडी में भी बहुत बड़े मतभेद थे। तो जेआरडी ने तो अपने खत में लिखा है कि लगता है मैं विजिबल ही नहीं हूं नेहरू के लिए, या देश का दुश्मन लगता हूं नेहरू को मैं। यानी इतना गुस्सा उनको ये जो पूंजीवादी है उनके प्रति था, नेहरू को। फिर भी कम्युनिस्ट मानते थे कि नेहरू पूंजीवादियों के नेता है। अब ये बात रही कम्युनिस्टों की। समाजवादियों की तो और भी प्रॉब्लम थी, क्योंकि उनके पास कोई ऑर्गेनिक फिलोसफी नहीं थी, इनके पास मार्क्सिज्म था। कम्युनिस्ट थोड़ा मार्क्सिज्म, देखिए हमारे यहाँ पर ऑर्गेनिक फिलोसफी अगर समाजवाद की कोई थी तो वो गांधीवाद था। लेकिन गांधी जी की समस्या ये थी, गांधीवाद की समस्या थी कि गांधी जी चातुर्वर्ण को मानते थे और गांधी जी हिंदू थे, लेकिन हिंदूवादी नहीं थे। आपने गांधी जी के जीवन में, मैं आपको चैलेंज देता हूं, एक ऐसी तस्वीर दिखाइए कि भगवान की मूर्ति के सामने बैठ के वो पूजा कर रहे हैं। तो गांधी जी अलग ही व्यक्ति थे। तो गांधी जी के साथ ही गांधीवाद का खत्म होना स्वाभाविक था, क्योंकि इतने बड़े लेवल पे ले जाने के बाद आइडियोलॉजी, जैसे मार्क्स के जाने के बाद, जिसको मार्क्सवाद कहते हैं वो मार्क्सवाद नहीं है। मार्क्सवाद अब आपको दिखेगा, जो अमेरिका चरम पे पहुंच गया है, चाइना चरम पे पहुंच गया, उसके बाद जो होगा वो आप देखेंगे। खैर, लेकिन समाजवादियों के पास अपनी ऑर्गेनिक फिलोसफी तो थी नहीं। ऑर्गेनिक फिलोसफी ना होने की वजह से समाजवादियों की समस्या यह थी कि वो इधर का थोड़ा, यानी गांधी जी का थोड़ा थोड़ा, मार्क्स का, ऐसा करके अपनी एक सिंथेटिक फिलोसफी उन्होंने बनाई। उसमें और एक बात थी, आपने देखे शुमार की ज्यादातर देश में जो भी सोशलिस्ट लीडरशिप थी, महाराष्ट्र में तो मैंने देखा ही है, वो ब्राह्मण थी, या तो ब्राह्मणवाद से ग्रस्त थी, और वो ऐसा अलग कुछ भी विकल्प नहीं दे रही थी जो कांग्रेस के पास नहीं था। तो ऐसा होता था कि कांग्रेस में जाते थे आधे समाजवादी, बाहर आते थे, कांग्रेस का विरोध करते थे, फिर कांग्रेस में जाते थे, फिर बाहर आते थे, फिर विरोध करते थे।